हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के टॉपिक उत्सर्जन की बात करेंगे। जैसे इसके पहले की वीडियो में मैं आपको पाचन और पोषण की बात कर लिए थे हम लोग, और उसी प्रक्रिया में जब शरीर में भोजन का पाचन होता है और उसके उपरांत बहुत से अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, तो अगला प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आता है, जो अपशिष्ट पदार्थ शरीर में बनते हैं, इस शरीर से कैसे निकलते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि इस प्रक्रिया को, जो शरीर में बनने वाले हानिकारक और उपापचय की प्रक्रिया में बनने वाले जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनका शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जैसे आपके सामने उत्सर्जन की परिभाषा लिखी हुई है, उसके इंग्लिश में एक्सप्रेशन कहते हैं, शरीर में बनने वाले हानिकारक उपापचयी पदार्थों का बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। तो आप सभी को पता होगा उपापचय क्या होता है। तो उपापचय दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, उपचय क्रिया और अपचय क्रियाएं। तो हमारे शरीर में कुछ जैसे भोजन ग्रहण किया तो भोजन का पाचन हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? विघटनकारी क्रियाएं हो रही हैं। तो कुछ बॉडी में विघटनकारी क्रियाएं हो रही है, जिसको कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस, और उस पचित भोजन और उसके उपरांत उससे निकलने वाली ऊर्जा से शरीर में वृद्धि और विकास जैसी क्रियाएं भी होती हैं। तो कुछ निर्माणकारी क्रियाएं भी होती है, इसको एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस को मिलकर क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म, यानी उपापचय। तो उपापचय की प्रक्रिया में बहुत से हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं, उन्हीं पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा। अब जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं हमारे, वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो गैसीय उत्सर्जी पदार्थ, जैसे CO2। जैसे आप सभी जानते हैं कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो उसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में CO2 बनता है, जल बनता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस तरह से CO2 एक हानिकारक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में बन जाता है। लेकिन इस CO2 को निकालने का काम कौन करता है? हमारा श्वसन तंत्र करता है। तो CO2 गैस उत्सर्जी पदार्थ तो है, लेकिन इसका उत्सर्जन हमारे शरीर में श्वसन तंत्र के माध्यम से, या जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं उनके शरीर की सतह द्वारा वो CO2 निकल जाती है। तो इस तरह से जो गैसीय आपका उत्सर्जी पदार्थ है, इसका निकलना एक अलग तरीके से होता है, मुख्यतः ज़्यादातर श्वसन तंत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह CO2 जो है आपका गैसीय उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन इसका शरीर में निकलने का एक दूसरा माध्यम है। जो दूसरे तरह के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जिनको हम कहते हैं नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ, जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ये सब हमारे शरीर में उत्सर्जन के मतलब श्वसन के माध्यम जैसे CO2 निकल जाता है, उसके साथ नहीं निकल पाते। इन हानिकारक पदार्थों को निकालने के लिए शरीर में एक तंत्र का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। अब सबसे पहली बात ये होती है कि हमारे शरीर में जो अमीनो अम्ल वगैरह होते हैं, उनके विघटन के उपरांत या मांसपेशियां होती हैं, उनके टूटने के उपरांत एक हानिकारक पदार्थ बनता है, उसका नाम होता है अमोनिया। अमोनिया काफ़ी हानिकारक होता है, अगर शरीर में कुछ समय रह जाए तो शरीर में काफ़ी नुकसान करती है। ये पहला आपका नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है, जो फर्स्ट रूप में फॉर्म होता है। तो इस नाइट्रोजनी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए, या उसके परिवर्तित रूप में उसको बाहर निकालने के लिए विभिन्न जीवों में एक अपना सिस्टम बनता है, जिसको हम कहते हैं उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। जैसे अमोनिया भी खुद प्रारंभ में गैसीय रूप में होता है, तो जो आपके निम्न श्रेणी के जीव होते हैं और जो पानी वगैरह में रहते हैं, उसमें अमोनिया विसरण के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। विसरण आप सभी को पता है, अधिकांश सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः चले जाते हैं। इस प्रकार उत्सर्जी पदार्थ विसरण द्वारा उनमें निम्न श्रेणी के जीवों में निकल जाते हैं। लेकिन चूंकि बताया जैसे कि आपका अमोनिया एक हानिकारक पदार्थ होता है और शरीर में अधिक समय तक रुकेगा तो नुकसान करेगा। तो जो स्थलीय जीव होते हैं मुख्यतः, उनमें ना तो इतना अधिक जल में रह रहे कि निकल जाए, और ना उसको अधिक समय तक रोक सकते हैं। इसके लिए उनमें जो अमोनिया बनता है वो कुछ परिवर्तित हो जाता है, कम हानिकारक रूप में परिवर्तित हो जाता है, और इसके उपरांत वो फिर शरीर में एक पूरा अंगों का समूह होता है, जिसे उत्सर्जी तंत्र कहेंगे, उसके माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएगा। सबसे पहले जैसे हम लोगों में है जो अमोनिया बनती है, अमोनिया हम लोगों में बनेगा, निम्न श्रेणी के जीव में बनता है। निम्न श्रेणी के जीव में सीधे निकल गई, लेकिन हम लोगों में जो अमोनिया बनती है, उसको हमारा यकृत जो लीवर है, उसको अमोनिया को बदल देता है कम हानिकारक रूप। जैसे बताया कि अमोनिया काफ़ी जहरीली गैस होती है, इसको कम हानिकारक रूप यूरिया में परिवर्तित कर देता है। आप सभी को पता होगा, इसको कहते हैं ऑर्निथिन चक्र, जो हमारे लीवर में जो चक्र चलता है, जिसके माध्यम से अमोनिया जो है
जो अधिक हानिकारक है, कम हानिकारक रूप यूरिया में परिवर्तित हो जाता है, उसको हानिकारक, उसको कहते हैं ऑर्निथिन चक्र। इसको एक वैज्ञानिक थे आपके हैंस क्रेब्स, एक दूसरे वैज्ञानिक हैं क्रेब्स, हैंस क्रेब्स, और यहाँ पर कौन है, क्रेब्स हैंसलिट। तो क्रेब्स चक्र तो आप सोशल में पढ़ेंगे, जो हैंस क्रेब वाले हैं, और ये क्रेब्स हैंसलिट हैं। तो क्रेब्स हैंसलिट साइकिल भी इसे कहते हैं, जो ऑर्निथिन चक्र हमारे लीवर में चलता है, उसको जिन्होंने बताया क्रेब्स हैंसलिट हैं, दूसरे वैज्ञानिक हैं। तो क्रेब्स हैंसलिट साइकिल भी कहते हैं। इसमें पहला स्थायी प्रोडक्ट ऑर्निथिन बनता है, इसलिए इसको ऑर्निथिन चक्र भी कहते हैं। तो अमोनिया जो हानिकारक थी, उसको हमारा लीवर यानी यकृत उसको कम हानिकारक रूप यूरिया में परिवर्तित कर देता है। तो कुछ जंतुओं में जैसे बताया आपको कि अमोनिया के रूप में उत्सर्जन होता है, और जो अधिकांश जंतु जो कि स्थल पे रहते हैं उनमें अमोनिया जो होता है कम हानिकारक रूप में बदल जाता है, उसको कहते हैं हम यूरिया। और यूरिया कौन बदलता है अमोनिया को यूरिया में, यकृत। जिस चक्र के माध्यम से बदलता है वो कहते हैं ऑर्निथिन चक्र अथवा क्रेब्स हैंसलिट चक्र कहते हैं उसे। अब जो यूरिया बन जाता है, तो यूरिया को निकालने के लिए शरीर में हमारा पूर्ण विकसित उत्सर्जित तंत्र होता है। एक चीज और इसी के साथ बता दूं तो इसके बाद हम वापस आते हैं कि यूरिया के साथ साथ दूसरा एक हानिकारक पदार्थ दूसरे रूप में भी हमारा नाइट्रोजनी पदार्थ शरीर से निकलता है, उसका यूरिक अम्ल कहते हैं। तो जिन जीवों के शरीर में पर्याप्त जल होता है, क्योंकि यूरिया के माध्यम से आपको नाइट्रोजनी पदार्थ को निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा जल की जरूरत होती है। जैसे आप सभी जानते हो कि जैसे हमारा यूरिन होता है, मूत्र होता है, तो उसमें जो है करीब 96% वाटर होता है, 96% जल होता है, बाकी 2.6% के आसपास जो है यूरिया होती है और दूसरी चीज़ें रहती हैं। तो इसमें जिन जीवों के शरीर में जल की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी, उन्हीं में अमोनिया यूरिया के रूप में निकल पाएगा, क्योंकि लगभग 96% इसके साथ वाटर भी निकलता है। लेकिन जिन जीवों के शरीर में जल की कमी होती है, चाहे वो जल की कम उपलब्धता के कारण, चाहे उन जीवों का स्वभाव हो कि कम पानी पीते हों, उन सभी कारणों से अगर उनके किसी भी कारण से अगर उनके शरीर में पानी कमी है, यूरिया के रूप में उनमें उत्सर्जित पदार्थ नहीं निकल सकता, क्योंकि उसके साथ बहुत ज़्यादा जल की हानि होती है। तो जल को बचाने के लिए इन जीवों में यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन होता है। यूरिक अम्ल आप सभी देखे होंगे, जैसे सरीसृप होते हैं आपकी रेप्टाइल्स, यानी कि छिपकली हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, या आपका जैसे सांप हो जाते हैं सभी सरीसृप, या पक्षी वर्ग के जो जीव होते हैं, इन सभी में देखेंगे थोड़ा सा सेमी सॉलिड अर्धठोस पेस्ट के रूप में उत्सर्जन करते हैं। एक्चुअली वो अर्धठोस पेस्ट लाइक जो सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, वो यूरिक अम्ल होता है। इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें उनके शरीर में जल की कमी होती है, और जल के रूप में निकालेंगे तो फिर जो कुछ जल है वो भी निकल जाएगा। इसलिए उन जंतुओं में क्या होता है, यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन होता है, जिनमें कि शरीर में जल की कमी होती है। मोस्टली जो जलीय होते हैं उनमें अमोनिया, स्थलीय जीव लेकिन जल शरीर में जल की पर्याप्त मात्रा है उनमें यूरिया, स्थलीय जीव जिनमें जल की कमी होती है उसमें यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन हो जाता है। तो जो यूरिया के रूप में उत्सर्जन होता है स्थलीय जंतु हैं, उसमें इस यूरिया को निकालने के लिए पूरा एक अंगों का समूह है जिसको हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आपकी मुख्यतः 4 ऑर्गन आते हैं। एक किडनी होता है, इसको आप वृक्क कहते हैं, किडनी वृक्क, ठीक है, जिसको आप गुर्दा भी कह देते हैं, तो किडनी या वृक्क है। दूसरा है कि वृक्क से निकली हुई पाइपलाइन स्ट्रक्चर जिसको यूरेटर कहते हैं, और मूत्रवाहिनी, और फिर आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, और उसी से जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है उससे यूरिन या मूत्र को बाहर निकालने के लिए यूरेथ्रा होता है। तो इस तरह से मेनली 4 पार्ट्स होते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। जैसे आप देख रहे होंगे फिगर में कि हम लोगों में पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, 2 किडनियां होती हैं, जो कि हमारे डॉर्सल साइड, ठीक है, पीठ की साइड, वेंट्रल माने पेट साइड और डॉर्सल माने पीठ की साइड, एकदम पीछे डॉर्सल साइड में हमारी पेयर ऑफ किडनीज होती है। 2 किडनी होती हैं, जिसमें राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होती है, लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर। राइट किडनी थोड़ा नीचे क्यों होती है, क्योंकि हमारा राइट पार्ट ऑफ द लिवर थोड़ा बड़ा होता है, ज़्यादा दूर तक रहता है, तो इसलिए वहाँ से किडनी को नीचे जगह मिल पाता है। दैट्स व्हाई हमारी राइट किडनी थोड़ा सा नीचे रहती है, लेफ्ट किडनी स्लाइटली थोड़ा हल्का सा ऊपर होती है, दोनों बराबर नहीं रहते, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो किडनी में आपके जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है वो रक्त में चला जाता है, तो रीनल आर्टरी जो होती है उस रक्त के माध्यम से
अपशिष्ट पदार्थों को हमारे कहाँ जाता है, किडनी में। हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, किडनी है, वृक्क है, ठीक है, गुर्दा है, किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग है। और उत्सर्जन की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। उत्सर्जन की इकाई क्या है, नेफ्रॉन। तो इसी किडनी के अंदर हमारे क्या रहते हैं, नेफ्रॉन रहते हैं। हर एक किडनी में, हर एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन रहते हैं। 10 लाख इन हिंदी सेंस में, 10 लाख को इंग्लिश वर्जन के 1 मिलियन, तो जो भी आप समझना चाहें 1 मिलियन अर्थात 10 लाख पतली पतली नलिका सदृश संरचना को नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन उत्सर्जन की इकाई होते हैं। जब आपसे पूछेंगे उत्सर्जी अंग, हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, आपका आंसर होगा किडनी या वृक्क। और उत्सर्जन की इकाई क्या होती है, आपका आंसर होगा नेफ्रॉन या वृक्क नलिका। तो इस तरह से हमारा किडनी होते हैं। किडनी में देखिए, इस किडनी मैंने ड्रॉ किया है कि बाहर का जो आउटर रीजन होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, मिडिल डार्क एरिया कहते हैं मेडुला। तो कॉर्टेक्स और मेडुला 2 पोर्शन होता है किडनी में, और इसी दोनों रीजन में कुल मिलाकर फैले रहते हैं हमारे नेफ्रॉन जो कि उत्सर्जन की इकाई होते हैं। अब इसी में जो ब्लड आता है, रीनल आर्टरी ब्लड लेके आता है, तो हमारा रक्त जो होता है इसी नेफ्रॉन में जाके छलता है। और रक्त जो नेफ्रॉन में छलने के उपरांत हमारा नेफ्रॉन से फिर उसमें बहुत सारे उपयोगी पदार्थ भी छन जाते हैं। तो वृक्क नलिका में हमारे यहाँ बहुत से उपयोगी पदार्थ का पुनः अवशोषण भी हो जाता है, और फिर फाइनली उसमें जो यूरिन होता है, वो यूरिन कंटेनिंग यूरिया, वो जो है वृक्क नलिका से माध्यम से आ जाता है यहाँ यूरेटर्स होते आगे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में हमारे, इसके पहले एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये नेफ्रॉन होता है, प्रतिदिन हमारी किडनी, दोनों किडनी लगभग प्रतिदिन 180 लीटर रक्त को फिल्टर करती हैं। 180 लीटर रक्त को फिल्टर करके अलग कर देती है। अगर इतना रक्त निकल जाए, फिल्टर किया हुआ भाग निकल जाए तरल रूप में, शरीर हमारा सर्वाइव ही नहीं करता है। तो जो करीब 180 लीटर पर डे फिल्टर करती हैं, उसका 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, पुनः अवशोषित हो जाता है। और केवल 1% मतलब क्या हो गया, 1.8 लीटर। 180 लीटर माने कुल प्रतिदिन हमारा किडनी फिल्टर करती है, उसमें से 99% जो होता है पुनः अवशोषित हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है इसी वृक्क नलिका में। और बाकी केवल 1% जो होता है, जिसको हम फिल्ट्रेट का, निस्यंद का 1% भाग ही हमारा मूत्र या यूरिन के रूप में बाहर आता है, और यूरेटर के माध्यम से आके यूरिनरी ब्लैडर यानी किडनी में कलेक्ट हो जाता है। हमारे बॉडी में प्रतिदिन करीब 1.8 लीटर के आसपास यूरिन बनता है। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसकी क्षमता होती है 400 से 500 ml यूरिन एक बार में इकट्ठा कर लेता है। जब यूरिन आके यहाँ पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, इसके मसल्स पर प्रेशर पड़ता है, तो यहाँ पर आपका जहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर का ओपनिंग होती है, वहाँ की मसल्स ओपन हो जाती हैं, और यूरिन हमारे यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से, शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर में बना हुआ हानिकारक पदार्थ अमोनिया जो कि बाद में यूरिया के रूप में परिवर्तित हो गया, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार अधिकांश जंतुओं में उत्सर्जन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ओके, धन्यवाद।